तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के जो हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर बातचीत, जो कि निबंध है और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, उसके जो लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं उनके जीवन परिचय के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारे इस चैनल पर हिंदी का 12वीं कक्षा का सारा वीडियो 1 बाय 1 करके अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप सब वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो है फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम बातचीत है, जो कि एक प्रकार का निबंध है और ये परीक्षा के लिए भी आई है, क्योंकि हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कि बातचीत शीर्षक गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये एक प्रकार का निबंध है। उसके बाद इसके जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट, और यहाँ से हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है। तो आप लोग बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट ही बातचीत शीर्षक के लेखक हैं। इसके बाद ये किस काल के कवि हैं, तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। और ये किस युग के कवि हैं, तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। तो ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि काल जो है वो आधुनिक काल के हैं, लेकिन युग भारतेंदु युग के हैं। ये जो रचनाएं करते थे वो भारतेंदु युग में करते थे। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। यहाँ जितने भी लेखक के परिचय के बारे में हम बता रहे हैं, इन सबको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही VVI हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी परीक्षा में 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको 4 में से ये वाला ऑप्शन टिक करना है कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था पार्वती देवी, और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। पेशे से पूछा जाता है परीक्षा में कि इनके पिताजी पेशे से क्या थे। इनके पिताजी पेशे से व्यापारी थे। उसके बाद एक और VVI क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा किसने जगाई। तो इसका आंसर आपको वहाँ पे टिक करना है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा के प्रति लालसा उनकी माता ने, अर्थात पार्वती देवी ने जगाई, क्योंकि ये एक गृहिणी थी और एक सुसभ्य महिला भी थी। इसीलिए इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और लालसा जगाई थी। अब इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़े बहुत जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने शिक्षा दीक्षा में इन्होंने प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। उसके बाद 1867 में जो प्रयाग के मिशन स्कूल है उसमें एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए थे। तो एग्ज़ाम में आता है कि एंट्रेंस का एग्ज़ाम ये कब दिए थे और कहाँ दिए थे। तो प्रयाग के मिशन स्कूल में 1867 ईस्वी में इन्होंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए। उसके बाद इनकी वृत्ति क्या क्या थी, तो वृत्ति के लिए इनकी हम देख सकते हैं कि जो ये बालकृष्ण भट्ट हैं, तो 1869 से 1875 तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में ही अध्यापन का कार्य किया। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ाया, ये प्रयाग का मिशन स्कूल, उसी स्कूल में इन्होंने
पढ़ाने का काम भी किया। जिस स्कूल में पढ़े उसी में पढ़ाए भी। और उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। 1888 में प्रयाग के कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। मैंने अभी भी बताया ना कि जिस स्कूल में पढ़े उसी में पढ़ाने का कार्य भी किए, लेकिन ज़्यादा देर तक ये नहीं वहाँ पे पढ़ा पाए, क्योंकि ये बहुत उग्र स्वभाव के थे। अतः अपने उग्र स्वभाव के कारण इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। जब इन्होंने नौकरी छोड़ा उसके बाद ये लेखन कार्य में जुटे और तब से ये लिखने का, कविताएं या कहानी लिखने का कार्य करने लगे। अब हम इनके कुछ रचनात्मक सक्रियता के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और 33 वर्ष तक इसे चलाते रहे। ये वाला जो यहाँ पे 1 मिनट रुके, ये वाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा BBI है। एक बार फिर से मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका इन्होंने निकाला था। और कितने वर्षों तक चलाते रहे, तो वो 33 वर्ष तक चलाते रहे। भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ये भी BBI टॉपिक है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। और उसकी आलोचना किसने की थी, तो बालकृष्ण भट्ट ने। कब किया था, तो 1886 ईस्वी में किया था। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए इनके कुछ उपन्यास, नाटक और प्रहसन जो इन्होंने लेखन किया है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इनके जो लिखे गए उपन्यास हैं वो है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, श्रद्धाओं का अभाव। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इनमें से जो BBI हैं मैं उसको दोबारा से अंडरलाइन कर देती हूँ, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए इनमें से ये जो नूतन ब्रह्मचारी है ये वाला, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और ये वाला भी पूछा जाता है, 100 अजान एक सुजान। ये गुप्त बैरी पूछा जाता है और ये श्रद्धाओं का अभाव। ये 4 जो है वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इनके कुछ नाटक हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। इनमें है पद्मावती, किराता अर्जुनिया, वेणी संहार, शिशुपालवध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, दीक्षापन, चंद्रसेन, सीता बनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये इतने इनके नाटक हैं। और इनमें से BBI कौन है, तो इसको मैं दोबारा से अंडरलाइन कर देती हूँ, आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हैं कुछ BBI इनके नाटक जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें एक पद्मावती है, एक शिशुपाल वध है, एक मेघनाथ वध है, एक रोगी एक वैद्य और रेल का विकट खेल और बाल विवाह।
ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया है। अब हम इनके कुछ प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके प्रश्न में सबसे पहला जो है वो है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न में भी जो ये दिए गए हैं प्रश्न, उनमें कुछ VVI भी हैं। मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके इसको दिखाती हूँ। तो ये रहे कुछ इनके इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये हैं इनके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनके कितने निबंध मिलते हैं, तो इनके 1000 के आसपास निबंध मिलते हैं और 100 से ऊपर जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। यहाँ पे ये जो लिखा गया है, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भट्ट जी को किसने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही जवाब कि भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और एक यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी उपाधि दी थी, तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। उसके बाद इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पे आपका ये इनके जीवन परिचय का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद सारांश है, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा सारांश, चलिए सारांश देख लेते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल की प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ तक की पंक्ति का आशय है कि ये जो बातचीत शीर्षक निबंध है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। उन्होंने ये बताया है कि अगर बोलने की शक्ति मनुष्यों में ना होती तो ये समस्त सृष्टि गूंगी महसूस होती और इस सृष्टि का ना जाने क्या हाल होता। वे ये भी बताते हैं कि जो बातचीत है उसमें वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। इस प्रकार आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे कोई मान लीजिए कि PM हो गए या फिर कोई भी गांव में ग्राम पंचायत में आपके मुखिया हो गए, तो वो लोग जो स्पीच देते हैं वो बहुत नखरे दिखाते हैं, तो वो मौका बातचीत में नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि स्पीच में वक्तृता यानी भाषण और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव पहले संभल कर बोलता है और फिर कोई भी चुटीली बात करता है ताकि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठे। इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे। तो जो भाषण होता है उसमें मनुष्य पहले तो संभल कर बोलेगा, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी चुटीली बात करेगा जिससे कि लोग हंसने लगे और ताली बजाने लगे। तो इसमें कोई ऐसी बात इतनी सोच समझ के बात बोलेगा कि लोग ताली बजाने लगे, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है
बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। बातचीत मन बहलाने का तरीका होता है। तो जो बातचीत होता है उसमें ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता। अक्सर आप लोग देखते हैं जो गांव में कुछ महिलाएं होती हैं या कुछ पुरुष लोग होते हैं तो वो बैठ कर के जो बातचीत करते हैं उसमें देखते हैं कभी कोई ताली नहीं बजा सकता है, क्योंकि वो बातचीत में ताली नहीं बजाया जाता। लेकिन स्पीच जो होता है वो सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करने के लिए होता है, मोटिवेशन लाने के लिए होता है। लेकिन बातचीत जो होता है वो बस मन बहलाने का तरीका है। इसके बाद बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद प्राप्त होता है। अतः लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत की आदत लग जाती है वह खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना आवश्यक है, उसी प्रकार ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत करना भी आवश्यक है। बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है, बोझिल नहीं होता है। एग्ज़ाम में ये वाला लाइन पूछा जाता है कि बातचीत से क्या हो जाता है, तो मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद जो लेखक हैं वो रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। उसके बाद बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के जीवन का साक्षात्कार होता है। ये वाला लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको मैं दोबारा से अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये वाला लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा 2 या 2 से अधिक वहाँ तक हो सकती है जहाँ तक उसकी जमात या मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तब अपना दिल खोलकर एक दूसरे के सामने बात कर पाते हैं। 2 व्यक्ति की बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो दोनों अपने बातचीत बंद कर लेते हैं, अर्थात 2 व्यक्तियों की बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाए तो वहाँ खुलकर बातें नहीं हो पाती हैं। उसके बाद है कि 4 लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, इसमें खुलकर बातें नहीं होती हैं। वहाँ फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी वाली बात होती है। 4 से अधिक के बातचीत में रमावल होती है, अर्थात हंसी मजाक होता है। अक्सर हंसी मजाक 4 से अधिक लोगों के बीच में ही होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि 2 बूढ़ों के बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। वे बाबा आदम के समय से दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 4 झूठ होता है। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो जो बात करते हैं तो वो अक्सर ज़माने की शिकायत ही करते रहते हैं, या तो ज़माने की शिकायत करेंगे और या तो पुरानी बातें करेंगे अपने ज़माने की, जिनमें 4 सच बोलेंगे और 4 झूठ बोलेंगे। उसके बाद है कि लेखक कहते हैं कि 2 हमजोली सहेलियों के बीच बातचीत का जायका निराला होता है। जो सहेलियाँ होती हैं 2, उनके बीच बातचीत जो होता है वो एकदम रस भरा होता है। उसके बाद है कि 2 बूढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है, तो वह अपनी बहुओं या बेटी का गिला शिकवा करती है। मतलब अगर 2 बूढ़ी औरत पास में बैठे हैं, अक्सर गांव में ऐसा होता है कि जब 2 बूढ़ी औरत एक पास बैठकर बातचीत करती हैं और वो बहू बेटी वाली हों तो अक्सर करके या तो अपने बहू की शिकायत करेंगी या अपने बेटी का गिला शिकवा करेंगी, बेटी का बढ़ावा करेंगी या शिकायत करेंगी।
उसके बाद है स्कूल के लड़कों के बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण की होती है। स्कूल में जो बच्चे होते हैं छात्र छात्रा वो या तो अपने टीचर की शिकायत के बारे में बातचीत करेंगे या अपने सहपाठियों में क्या गुण है क्या अवगुण है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, लेकिन उस बीच अपना गुण अवगुण कोई नहीं बताता। इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेकों प्रकार बताए हैं जो कि हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो इसके बाद है कि लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। चड्डू खाने, गांजे और शराब के अड्डे की बातचीत भी निराली होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों के बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। बस 1 मिनट। यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ कंजर्वेशन और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 25 वर्ष से ऊपर के उम्र वालों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है। लेखक इसके बारे में बोलते हैं कि जो 25 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनमें गौरव या अनुभव पाया जाएगा, लेकिन इससे कम उम्र के लोगों के बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता है पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। अक्सर करके जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही मीठा बोलते हैं, उनकी बोली में मिठास होता है। तो इस प्रकार लेखक ने बातचीत करने का जो अलग अलग तरीका है उसके बारे में वर्णन किया है। उसके बाद है अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर खुद से बातचीत करना, जिससे हम किसी की बुराई करके किसी को तकलीफ़ ना दें या किसी के बारे में कुछ बोल करके उसको तकलीफ़ ना दें और खुद भी दुखित ना हो। तो बातचीत का उत्तम तरीका है खुद से बात करना। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें कि हमने ये सारा पढ़ लिया है। इस वाले पार्ट पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये वाला VBI है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो पूरा कहानी है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हम आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय।